ओके, हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे फीमोरल नेक फ्रैक्चर के बारे में। ये आपके ऑर्थोपेडिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अगले साल से हो सकता है कि आपके नेक्स्ट के इश्यूज़ के कारण से ये टॉपिक जो है ना पूछा जाए इंडिया के सिनेरियो में, बट ओवरऑल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आई गेस मेरे को अगर कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। आपके नेक्स्ट एग्जाम चाहे कोई भी एग्जाम हो, वर्ल्ड का XYZ कोई भी एग्जाम हो, ये आपको टॉपिक आना चाहिए, बिकॉज ये ऑर्थोपेडिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आपको किसी भी हाल में रटना समझना जो भी करके आपको पढ़ना है ये टॉपिक, ठीक है ना। आप इस टॉपिक को मिस नहीं कर सकते, राइट। तो हम लोग आज बात करेंगे फीमोरल नेक फ्रैक्चर के बारे में। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका एटियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और इसके डायग्नोसिस, क्लासिफिकेशंस के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में बेसिकली। तो लंबा टॉपिक होने वाला है, तो इसलिए सीट बेल्ट मान लीजिए और शुरू करते हैं, राइट। तो फीमोरल नेक फ्रैक्चर के बारे में क्या समझने में आता है कि पहली बार नाम सुनते हो तो क्या लगता है कि क्या यार फीमर का कोई फ्रैक्चर होगा, फीमर नेक का फ्रैक्चर है, ठीक है। नाम से समझ में आता है नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर या फीमोरल नेक फ्रैक्चर, ठीक है। नाम से समझ आता है फीमर के नेक पे कोई फ्रैक्चर होगा। तो फीमर का स्ट्रक्चर आपको अगर ध्यान होगा अपने फर्स्ट ईयर एनाटमी से, तो एक गोल सा बना रहता है ऊपर, जिसमें से वो जाके उसके एसेटाबुलम में फिट हो जाता है, राइट। उसके नीचे उसका वो होता है, नेक होता है। फिर उसके नीचे आपका वो ट्रोकैंटर्स होते हैं, ठीक है। ग्रेटर ट्रोकैंटर, ट्रोकैंटर्स होते हैं ना, ट्रोकैंट्रिक लाइन्स, जो इंटर ट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट आता है, फिर ट्रोकैंटर्स होते हैं, राइट। और उसके पीछे तुम्हारा क्रेस्ट है, और नीचे तुम्हारा फिर शाफ्ट आएगा फीमर का। फिर नीचे आ जाएंगे हम जो टिबिया से अटैचमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। वेनिस्काई जो भी आपकी उधर नीचे की तरफ जो अटैच होती है वेनिस्काई से, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर में, जो आपका जो कैपिटुलम कि जस्ट जो नीचे होता है, ठीक है, उसके नीचे अगर वहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर हो जाएगा, राइट। और ये किन में होता है, कोई होगा ना भाई, कोई पॉपुलेशन होगा कि नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर। अब हर किसी आदमी में तो नहीं हो सकता कि नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर हो जाए। तो सीन आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। तो ये कहाँ देखते हैं हम लोग, ओल्ड ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में होते हैं, ठीक है ना। ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में क्यों हम लोग को दिखने को मिलता है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी जो है उनकी हड्डी कमज़ोर हो चुकी है। तो हल्का सा भी कुछ उनको फॉल वॉल हुआ, कोई भी हल्का सा भी फॉल हुआ, तो हो सकता है उसको फ्रैक्चर ले जाए वो, ठीक है ना। तो ओल्ड ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट, इसकी टियोलॉजी पहला मेटाफाइसिस पे होती है। ऑब्वियसली देख रहे हो यहाँ पे लिखा भी है मेटाफाइसिस पे होती है, ठीक है। बना के बताना इलस्ट्रेटिव डायग्राम है। मिडिल एज फीमेल, 60 साल की फीमेल। आप लोग समझते हो कि पोस्ट मेनोपॉजल जो फीमेल होती हैं ऑस्टियोपोरोटिक होती हैं मोस्ट कॉमनली, क्योंकि वहाँ पे ईस्ट्रोजन का सेक्रेशन कम हो जाता है, जिनसे मोल का मिनरलाइजेशन कम हो जाता है, जिससे क्या होता है उनकी बोन्स वीक हो जाती है। तो मिडिल एज फीमेल्स में ये कॉमन होता है। तो एक 60 साल की महिला आपके OPD में चल के आ रही है, डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पे हिप, मतलब कि हिप साइड में, हिप एरिया में बहुत दर्द होता है, और जब भी मैं चलना चाहती हूँ मैं गिर जाती हूँ, ठीक है। और मैं एक बार उसकी ट्रिवियल फॉल की हिस्ट्री रही होगी, हल्का सा गिरी होगी, उसको हिप में बहुत जोर का दर्द आया होगा, ठीक है। तो आप देखते ही समझ जाओगे कि हाँ इसको हो सकता है कि इसको नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर हो सकता है। हालांकि इसके अलावा एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि इंटरट्रोकैंटिक फ्रैक्चर हो जाए, लेकिन हमको पहले क्या सोचते हैं, नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। अब ये क्या होता है, टाइप ऑफ इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर होता है, राइट। तो ये क्या होता है, इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर होता है, राइट। इंट्राकैप्सुलर मतलब कैप्सूल के अंदर वाला फ्रैक्चर, राइट, इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर, राइट। तो इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले हिप फ्रैक्चर की कैटेगरी में हम लोग डालते हैं। ट्रिवियल फॉल होता है कोई भी, मतलब अगर ट्रिवियल फॉल किसी बंदे को हुआ, हल्का सा भी गिरा वो, तो क्या होता है, कंडीशंस दैट इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स एंड दोज दैट विल डिक्रीज अ पर्सन इंट्रिंसिक एबिलिटी टू विथस्टैंड ट्रॉमा, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी कंडीशंस जो मतलब कि फॉल्स को बढ़ावा देती हैं या प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स को इंक्रीज करती हैं, या पर्सन की इंट्रिंसिक एबिलिटी टू विथस्टैंड दैट ट्रॉमा उसको डिक्रीज करें, तो वो हो सकता है कि रिजल्ट कर जाए फीमोरल नेक फ्रैक्चर के लिए। तो फॉल्स में क्या होगा कि इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स या फिर डिक्रीज एबिलिटी टू विथस्टैंड, मतलब कि डिक्रीज पर्सन इंट्रिंसिक एबिलिटी टू विथस्टैंड ट्रॉमा, ठीक। इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, सीवियर हिप फ्रैक्चर होगा। सीवियर हिप फ्रैक्चर समझ में आते हैं, इनएबिलिटी टू एम्बुलेट, भाई एम्बुलेट कर ही नहीं पाएगा बंदे को, भाई नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर है तो एम्बुलेट कहाँ से करेगा, शॉर्ट एंड लिम्ब हो जाएगी, ठीक है। लेस देन 1 इंच की होती है, शॉर्ट एंड लिम्ब हो जाती है बंदे को, ठीक है ना, शॉर्ट एंड लिम्ब हो जाएगी। देखो कैसे शॉर्ट एंड लिम्ब, भाई ये देखो यहाँ पे, ये देख रहा है,
ये तुम्हारा हो गया कैपिचुलम, ये हो गया नेक ऑफ फीमर और ये हो गया फीमर तुम्हारा बोन। अब भाई वो मतलब मान ले कि ये जो है शॉर्ट एंड हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आएगा। क्यों ऐसे आएगा? क्योंकि भाई जब घूम जाएगा, ये यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया मान ले, तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा, शॉर्टनिंग हो जाएगी लिम्ब की भाई, क्योंकि ये ऊपर ऐसे जा सकता है। तो भाई इसका क्या होगा, एक लिम्ब तो शॉर्टन हो जाएगा और एक लिम्ब जो है नॉर्मल रहेगा। शॉर्टनिंग ऑन लिम्ब ऑन द फ्रैक्चर साइड व्हेन डिस्प्लेस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ना, ये हो सकता है ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, शॉर्टनिंग हो जाएगी लिम्ब की। टेंडरनेस टू पाल्पेशन ओवर इंजर्ड हिप, वहाँ पे अगर तुम हाथ रखोगे तो महिला बहुत ज़ोर से चीखेगी, चिल्लाएगी और विंस करेगी, ठीक है, विंकिंग देखते हो तुम, ठीक है ना। टेंडरनेस में क्या होता है, आप एकदम से उसको हाथ ही नहीं, तो वहाँ पे मत देखो। टेंडरनेस चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, एग्जामिनर तुमसे पूछता है क्लिनिकल पोस्टिंग में कि यार तुम टेंडरनेस कैसे चलोगे, तुम बताओगे पेशेंट को कि तुम छूने वाले हो कि नहीं, तो तुम क्या करते हो कि नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? अगर हमने उसको बता के कि अब मैं आपको पाल्पेट करने जा रहा हूँ, तो अपनी मसल वो टाइट कर लेगी क्योंकि उसे पता है कि आप मुझे को दर्द होगा, ठीक है ना। तो आप उससे क्या करते हो, टेंडरनेस चेक करने के लिए आप उनसे कहते हो कि आप उनसे कुछ सवाल करने लगते हो, एकाएक आप उनके वहाँ पे हाथ रख देते हो। जैसे कि गॉल ब्लैडर की स्टोन की पैथोलॉजी, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का पेन होता है, तो उसमें क्या करते हो, आप धीरे धीरे पैल्पेट करते करते पूछ रहे हो, सवाल पूछ रहे हो कि हाँ नहीं टच नहीं करेंगे, और छू देते हो। वो आपको देखो पेशेंट चिल्लाएगा, ठीक है, दर्द के बारे में विंस करेगा, लेकिन आपको समझ में आ गया टेंडरनेस उसको प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो टेंडरनेस जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टेंडरनेस टू पाल्पेशन, वो इंजर्ड हिप होगा। अब क्या होगा, हिप जो होता है एक्सटर्नली रोटेटेड एंड अबडक्टेड व्हेन डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना। तो क्या होता है, देख लो यहाँ पे देखो, जैसे एक डायग्राम है, इलस्ट्रेटिव डायग्राम है, अगर तुम्हें नहीं याद होता है तो ठीक है ना। तो क्या होता है, हिप जो है एक्सटर्नली रोटेट कर जाएगा और अबडक्ट कर जाएगा, समझ में आता है। रोटेटेड है, अबडक्टेड है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दो चीज़ें होंगी। रेंज ऑफ मूवमेंट जो है लिमिटेड बाय पेन एट एक्सट्रीम्स व्हेन अनडिस्प्लेस्ड, रेंज ऑफ मूवमेंट जो है ये लिमिटेड हो जाएगी बिकॉज क्योंकि पेन हो रहा है, ठीक है ना। और अगर अनडिस्प्लेस्ड है तो एक्सट्रीम्स पे रेंज ऑफ मूवमेंट जो है लिमिटेड हो जाएगी बाय पेन एट एक्सट्रीम्स व्हेन अनडिस्प्लेस्ड, ठीक है। रेंज ऑफ मूवमेंट जो है लिमिटेड हो जाएगी, ठीक। डू नॉट अटेम्प्ट रेंज ऑफ मूवमेंट एग्जामिनेशन विदाउट प्रायर रेडियोग्राफ्स, ठीक है ना। आपको रेंज ऑफ मूवमेंट का एग्जामिनेशन विदाउट, अगर आपने एक्सरे नहीं करवाया तो आपको एक्सरे करवा के ही रेंज ऑफ मूवमेंट आपको चेक करना है, नहीं तो हो सकता है कि वो और आप उसको डिस्प्लेस कर दो, ठीक है ना, फ्रैक्चर को। और मतलब मान लो कि अभी तो कम है, आपने रेंज ऑफ मूवमेंट कराया तो वो ज़्यादा डिस्प्लेस हो गया, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है, ये काम हमें नहीं करना है। माइल्ड पेन इन स्कारपास ट्रायंगल, और एक स्कारपास ट्रायंगल होता है, वहाँ पे माइल्ड पेन होता है, ठीक है ना। तो क्या क्या हमने सीखा कि सीवियर हिप फ्रैक्चर है, ठीक है ना, रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड बाय पेन हो जाता है, हिप जो है एक्सटर्नली रोटेटेड एंड अबडक्टेड होगा, ठीक। शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब हो जाएगी, लेस देन 1 इंच हो जाएगा, इनएबिलिटी टू एम्बुलेट हो जाएगा, ठीक। रेंज ऑफ मूवमेंट का एग्जामिनेशन नहीं करना है हमने, ठीक है। माइल्ड ऑफ पेन जैसे विदाउट प्रायर रेडियोग्राफ्स के बिना, ठीक है ना। और माइल्ड पेन होगा कहाँ पे, स्कारपास ट्रायंगल में, ठीक। अब डायग्नोसिस का कैसे बनाओगे, डायग्नोसिस क्या क्या करोगे, जो करते हो बेसिकली हर जो कि आपके फ्रैक्चर के केस में करते हो, वही एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरे तो क्लासीफाई करेगा फीमोरल नेक फ्रैक्चर को, जिसके आगे मैं बात करूँगा। सीटी स्कैन किस लिए करते हो, इवैल्यूएटिंग बोनी इंजरी बट समटाइम्स इन एक्सियल प्लेन कैन बी मिस्ड, ठीक। हम लोग सीटी स्कैन क्यों करते हैं, बेसिकली बोनी इंजरी का पता करने के लिए, क्योंकि हमने क्या करता है कभी कभार हमारी जो फ्रैक्चर इन एक्सियल प्लेन जो है मिस हो जाती है, ठीक है ना। डिटेक्टिंग एमआरआई कब करते हो कि डिटेक्टिंग अनडिस्प्लेस्ड फीमोरल नेक फ्रैक्चर बिकॉज इट कैन शो बोथ एक्चुअल फ्रैक्चर रिजल्टिंग इन बोन मैरो एडीमा, ठीक है ना। तो एमआरआई में क्या करते हो हम लोग, क्या कर देखते हैं कि डिटेक्टिंग अनडिस्प्लेस्ड फीमोरल नेक फ्रैक्चर। अब मान ले कि फीमोरल नेक फ्रैक्चर है लेकिन अनडिस्प्लेस्ड है, बिकॉज इट कैन शो बोथ एक्चुअल फ्रैक्चर लाइन एंड रिजल्टिंग बोन मैरो एडीमा। तो एमआरआई हमको दोनों दिखा देता है, एक्चुअल फ्रैक्चर भी दिखा देता है और इसके कारण से जो बोन एडीमा है उसको भी दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एमआरआई में जो है टिश्यू का हम लोग बेहतर एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों दिखा देगा, फ्रैक्चर लाइन भी दिखा देगा और बोन मैरो एडीमा भी दिखा देगा। इसमें 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन की बात करेंगे जो है गार्डेंस क्लासिफिकेशन। गार्डेंस क्लासिफिकेशन क्या किस हिसाब से होता है कि बेस्ड ऑन ट्रेबिकुलर अरेंजमेंट। ट्रेबिकुलर अरेंजमेंट बेसिकली कुछ नहीं, मतलब कि एक लाइन्स होती हैं कुछ, ठीक है ना, कुछ इमेजिनरी लाइन्स जो हम लोग बनाते हैं कोई भी बोन के फ्रैक्चर को क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है ना। तो ट्रेबिकुलाई वैसे ही होते हैं, ठीक है ना, वो लाइन्स हम लोग बनाते हैं, कुछ लाइन्स होती हैं, ठीक। तो टाइप, ठीक है ना, तो 4 टाइप के होते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इस क्लासिफिकेशन में वैसे वैसे जो है इसका प्रोग्नोसिस जो है पुअर होता जाएगा। तो गार्डेंस क्लासिफिकेशन है।
ठीक है। क्लासिफिकेशन टाइप 1 क्या होता है, नॉन डिस्प्लेस स्ट्रेस फ्रैक्चर वैल्गस इंपैक्शन ऑफ हेड। क्या होता है यहाँ पे, अभी तो नॉन डिस्प्लेस्ड है, ठीक है ना, नॉन डिस्प्लेस्ड है, अभी फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हमें पता है, लेकिन नॉन डिस्प्लेस्ड है। स्ट्रेस फ्रैक्चर है, मतलब स्ट्रेस के कारण से हो रहा है, कोई रिपीटेड वहाँ पे स्ट्रेस हुआ तो स्ट्रेस फ्रैक्चर टाइप का हुआ है। वैल्गस इंपैक्शन ऑफ हेड, वैल्गस, ठीक है ना, वैल्गस और वैरस सुना होगा, ठीक है ना, वैल्गस वाला इंपैक्शन है हेड, ठीक है ना। तो वैल्गस आपने सुना होगा कि नॉक नी सुना होगा, नॉक नी, ठीक है ना, तो दोनों पैर पास में आ जाते हैं, वैल्गस गोज, ठीक है ना, गोज इनसाइड, ठीक। तो टाइप 2 में क्या है, कंप्लीट नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर। यहाँ पे देखो टाइप 1 में नॉन डिस्प्लेस तो था ही, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है ना, कंप्लीट नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर है, ठीक है ना। वहाँ पे जो है नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर है, लेकिन स्ट्रेस फ्रैक्चर है और वैल्गस डिफॉर्मिटी के साथ है, लेकिन यहाँ पे जो है कंप्लीट फ्रैक्चर है और क्या है, अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है। टाइप 3 में जाओगे तो वैरस हो जाएगा, अभी वैरस बाहर की तरफ चला जाएगा, वैरस डिस्प्लेसमेंट ऑफ फीमोरल हेड, ठीक है ना, वैरस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी फीमोरल हेड का। और टाइप 4 में फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स कंप्लीटली डिस्प्लेस, यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्चर की जो है फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे और एक कंप्लीटली डिस्प्लेस फ्रैक्चर होगा। समझ में आती है ये बात। तो ये रही आपकी गार्डन्स क्लासिफिकेशन की बात। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अब इसके दूसरे क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है अनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। अनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें द मोर प्रॉक्सिमल द फ्रैक्चर वर्सर द प्रोग्नोसिस। जितना प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर रहेगा उतना खराब प्रोग्नोसिस रहेगा। अब जान ले कि 3 तरह के इसमें भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, राइट। अब जैसे मान ले कि जितना प्रॉक्सिमल, मतलब प्रॉक्सिमल किधर की तरफ में, ऊपर की तरफ में प्रॉक्सिमल, तो जितना ये कैपिटलम के पास में रहेगा, ठीक है ना, मतलब जितना उसके हेड ऑफ फीमर के, मतलब कि उसके जो ये है उसके पास में रहेगा, तो उतना ही ज़्यादा ये होगा कि सब कैपिटल के पास में होगा, तो उतना ज़्यादा वर्स प्रोग्नोसिस होगा। तो जैसे ये देखो सब कैपिटल है, जस्ट बिलो नेक ऑफ फ्रैक्चर है, तो इसका ये होगा वर्स प्रोग्नोसिस होगा। समझ में आती है ये बात, दिख रहा है, समझ में आता है कि हाँ भाई सब कैपिटल है, तो क्या होगा, इसका वर्स प्रोग्नोसिस होगा, राइट, समझ में आता है। अब ट्रांस सर्वाइकल होगा, थ्रू द नेक, मान ले बीच से एकदम गया, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होता है, लेकिन इसका प्रोग्नोसिस ओके, मतलब कि ना वर्स्ट होगा ना बेस्ट होगा, ठीक है, समझ में आती है बात। ये तीसरा होता है बेसी सर्वाइकल, बेस ऑफ नेक, इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होगा यहाँ पे, बेस ऑफ नेक। तो क्या क्या 3 हमने क्लासिफिकेशन देखी, किसमें, अनाटॉमिकल में, सब कैपिटल, ट्रांस सर्वाइकल और बेसी सर्वाइकल, ठीक है ना। तो बेसी सर्वाइकल बेसी से बेस्ट, ठीक है, बी से बेसी, बी से बेस्ट, ठीक है ना, बेस्ट प्रोग्नोसिस होगा बेसी सर्वाइकल में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पावेल्स क्लासिफिकेशन के बारे में। पावेल्स क्लासिफिकेशन क्या है, एंगल मेड बाय इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फ्रैक्चर लाइन। अब मान लो ये कोई है इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, कोई भी इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये है भाई फ्रैक्चर लाइन, तो क्या होता है, यहाँ पे कोई एंगल बन जाता है बिटवीन एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ फ्रैक्चर लाइन। मोर द एंगल मोर अनस्टेबल द फ्रैक्चर इज। जितना ज़्यादा ये एंगल होगा उतना ज़्यादा अनस्टेबल फ्रैक्चर होगा। समझ में आती है बात। इफ यू पुट वेट ऑन द बोन्स इट कैन ईजिली डिस्प्लेस इफ मोर एंगल इज प्रेजेंट। अगर बहुत ही ज़्यादा एंगल है तो हमने अगर वेट डाला, ज़रा सा भी वेट डाला हमने, ठीक है ना, तो क्या होगा कि वो डिस्प्लेस कर जाएगा फ्रैक्चर के जो है, ठीक है ना, वो फ्रैक्चर क्या होगा, डिस्प्लेस कर जाएगा, ठीक। हमने ज़रा सा भी वेट डाला, वो फ्रैक्चर डिस्प्लेस कर गया। क्या है ये तुम्हारा तीसरा क्लासिफिकेशन, ये है पावेल्स क्लासिफिकेशन। अब इसमें भी 3 टाइप के होते हैं, पावेल 1, पावेल 2, पावेल 3। जानता हूँ थोड़ा टफ हो रहा है, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। पावेल 1 क्या है, देखो जितना ज़्यादा एंगल है इमेजिनरी लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, उतना ज़्यादा अनस्टेबल है। अब उतना अगर वेट डालोगे तो अगर ज़्यादा है तो वो मतलब कि वो अगर डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है ना। मोर द एंगल मोर अनस्टेबल द फ्रैक्चर, ठीक। पावेल 1 में क्या है, लेस देन 30 डिग्री। पावेल 2 में क्या है, 30 से 50 डिग्री। पावेल 3 क्या है, मोर देन 50 डिग्री। तब सोचो इसका पुअर प्रोग्नोसिस किस में होगा, जिसमें ज़्यादा एंगल होगा भाई, ठीक है ना। तो मोर देन पावेल 3 में होगा, ठीक है ना, तो पावेल 3 में ज़्यादा वो होगा, तो पावेल 3 में क्या होगा, 50 डिग्री ज़्यादा होगा। लेस देन 30 में बेस्ट प्रोग्नोसिस होगा, 30 से 50 डिग्री में ओके, ठीक। पावेल 1 की बात करते हैं, इसका बेटर प्रोग्नोसिस होता है, मोर चांसेस ऑफ कंप्रेशन होता है, फेवरेबल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। बेसिकली हॉरिजॉन्टल होगा, कम एंगल है तो हॉरिजॉन्टल इसी तरह कह सकते हैं, फेवरेबल फ्रैक्चर, राइट। 30 से 50 डिग्री में पावेल 2 आएगा। पावेल 3 में क्या है, मोर चांसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, अनफेवरेबल होगा, वर्टिकल फ्रैक्चर हो सकता है, वर्टिकल कहते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ से जा रहा है। पुअर प्रोग्नोसिस होगा, मोर चांसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, अनफेवरेबल होगा, ठीक।
अब इसकी हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट समझने की कोशिश करना है इसका, ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रीटमेंट इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये रहा। अब मैनेजमेंट ऑफ नेक ऑफ फ्रैक्चर की, नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। इसका एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं कोशिश किया हूँ कि आपको याद हो जाए। अब एज ऑफ पेशेंट देखेंगे हम लोग पहले तो एज ऑफ पेशेंट में हम लोग क्या क्या पहले देखेंगे कि कितना है, कितने ईयर का है। एक तो हो सकता है 65 साल से कम का हो, एक हो सकता है 65 साल से ज़्यादा का हो, ठीक है। 65 साल के कम का और 65 साल के ज़्यादा का। तो 65 साल से अगर ज़्यादा का है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा उसके पास टाइम नहीं बचा है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका हेड ही रिप्लेस कर देते हैं। खट से हम लोग सर्जरी करके हटाना चाहते हैं उसको। लेकिन अगर 65 साल से कम है तो हम लोग नहीं चाहते कि वो भाई इम्प्लांट पे जिंदा रहे, ठीक है। हम लोग खुद सोचो कि क्या बेटर रहेगा कि भाई वो नेचुरली रिड्यूस हो जाए कि यार इम्प्लांट डालना पड़े, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि इसको कोई वैस्कुलराइजेशन सर्जरीज करें या क्लोज रिडक्शन करके हम लोग ठीक करें, ठीक है। इम्प्लांट डालना हमें अभी उचित नहीं लगता है, ठीक है। तो एक हमने क्लासिफिकेशन डिवाइस की कि 65 साल, एक 65 साल हमने लिया, उसको डिवाइस किया कि हाँ भाई क्या कर सकते हैं हम लोग और क्या नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना। तो 65 साल से कम का फ्रैक्चर है और 3 वीक से कम का है, ठीक। तो बिफोर कैलस फॉर्मेशन अभी नहीं हुई। कैलस फॉर्मेशन बेसिकली 3 वीक्स हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ के केस में फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर के केस में बेसिकली हम लोग 3 वीक्स मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर 3 वीक से कम का फ्रैक्चर है तो कैलस फॉर्मेशन अभी नहीं हुई होगी। कैलस क्या होता है जो, ठीक है, अगर मूवमेंट देखो, कैलस क्या होता है बेसिकली मिनरलाइज करने के लिए होता है ताकि फ्रैक्चर करेक्ट हो जाए, राइट। ज़्यादा मूवमेंट करते हैं तो ज़्यादा फ्रैक्चर, हम लोग कहते हैं ना कि फ्रैक्चर में एकदम आराम करना चाहिए, ऑब्वियसली आराम करना चाहिए, लेकिन हल्की हल्की मूवमेंट होनी चाहिए उसमें। अगर हल्की भी मूवमेंट नहीं रहेगी तो कैलस फॉर्मेशन नहीं होगा जल्दी, ठीक है। हल्का सा मूवमेंट रहना चाहिए फ्रैक्चर में हमेशा, ठीक है। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है मानता हूँ, लेकिन ठीक है समझो। अब क्या करते हैं, अगर 3 वीक से कम का है तो क्रिफ करते हैं। क्रिफ में क्या होता है, क्लोज रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है ना। क्लोज रिडक्शन करेंगे मतलब खोलेंगे नहीं, सर्जरी नहीं करेंगे, क्लोज रिडक्शन करेंगे। इंटरनल फिक्सेशन क्या है, बाहर से हम लोग स्क्रूज डाल देंगे। इंटरनल फिक्सेशन विद कैनुलेटेड कैंसलस स्क्रूज, ठीक। तो इसमें किस चीज़ का मतलब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है, ए वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फ्रैक्चर, मतलब कि नेक्रोसिस ऑफ नेक ऑफ फ्रैक्चर का होता है, नेक ऑफ फीमर का, और नॉन यूनियन का फिर होता है कॉम्प्लिकेशन, राइट। क्रिफ कर देंगे पहले तो, क्लोज रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, राइट। 3 वीक से ज़्यादा है तो कैलस फॉर्मेशन हो सकता है हो गई हो अभी तक, तो एमआरआई करके पहले देखेंगे क्या है सीन। तो एमआरआई में एक होता है वाइबल हेड आ गया कि हाँ भाई अभी तो ठीक है, अभी हेड सही है, मतलब कर सकते हैं काम इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, वाइबल हेड, और एक होता है नॉन वाइबल हेड। तो वाइबल नहीं है अभी ख़त्म हो गया है, तो हमको पहले तो उनको वाइबल करना होगा, तो फिक्स करेंगे उसको पहले, और वेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। पहले तो फिक्स कर देंगे उसको, फिर उसके बाद वेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर करेंगे। और वेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर में भी क्या, एक होता है मेयर्स प्रोसीजर, एक होता है बख्शीश प्रोसीजर, एक होता है फ्यूबुलर वेस्कुलर मसल, मतलब कि फ्यूबुलर वेस्कुलर ग्राफ्ट हम लोग डालेंगे, ठीक है ना। नॉन वाइबल हेड में समझ में आती है, नॉन वाइबल है तो हमको भाई पहले तो वेस्कुलराइजेशन करना पड़ेगा। वेस्कुलराइजेशन में भी 3 प्रोसीजर, एक मेयर्स, एक बख्शीश, एक होता है तुम्हारा फ्यूबुलर वेस्कुलर ग्राफ्ट्स। मेयर्स में क्या करते हैं कि क्वाड्रेटस फीमोरस मसल यूज़ करते हैं हम लोग उसको, मतलब कि वेस्कुलराइज करने के लिए, क्योंकि भाई मसल आएगा तो उसके साथ बस वेसल्स भी आएंगे तो उसके साथ वो क्या होगा, वेस्कुलराइजेशन होगा। तो क्वाड्रेटस फीमोरस हम लोग मसल यूज़ करेंगे मेयर्स में, राइट। बख्शी में हम लोग क्या करेंगे, बख्शी में कि टेंसर फेशियालाटा का यूज़ करेंगे बख्शीस में, ठीक। मेयर्स में क्वाड्रेटस फीमोरस, बख्शीस में टेंसर फेशियालाटा, और फाइब्रल वेस्कुलर ग्राफ्ट वो अलग से होते हैं। अब वाइबल हेड है तो क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। पहले तो फिक्स करने की कोशिश करेंगे, फिक्स यहाँ पे भी करेंगे नॉन वाइबल में भी, लेकिन यहाँ पे ऑस्टियोटमी करेंगे, ठीक है, काट देंगे। तो पहला क्या होगा वाइबल हेड में कि मैकमरेज करेंगे, मैकमरेज और पावेल्स। देखो पावेल्स एक क्लासिफिकेशन भी है, क्लासिफिकेशन क्या, एंगल वाला, ठीक है। एक होता है मैकमरे, तो मैकमरे में क्या करेंगे, फीमर को कट बिलो द नेक, फीमर को काट देंगे। जैसे मान ले कि ये तुम्हारा कैपिचुलम हो गया, नेक हो गया, ये तुम्हारा फीमर हो गया, ठीक। तो फीमर का क्या करेंगे, फीमर को काट देंगे जस्ट बिलो द नेक यहाँ पे, ठीक। और शाफ्ट को क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोर्ट कर देंगे मीडियली। समझ में आता है, ये हमने किया। इसको क्या होगा, इससे क्या होगा, ये ऐसे होगा कुछ ऐसा, समझ में आती है। ये गायब हो गया ये वाला हिस्सा, इसको मीडियली हम लोग ले आया, ठीक है। ये मैकमरेज प्रोसीजर है,
बनाना मत एग्जाम में, ये बस समझाने के लिए है, ठीक। अब पावेल्स में क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ फ्रैक्चर चेंज फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। अब पावेल्स में क्या है, पावेल्स में हमने क्या देखा था, एंगल देखा था कि ज़्यादा एंगल होगा तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, ज़्यादा वर्टिकल होगा तो ज़्यादा खतरनाक होगा, तो हमको उसका ओरिएंटेशन ही चेंज कर देंगे। ओरिएंटेशन चेंज करके क्या हमने पाया कि जो वर्टिकल फ्रैक्चर है हम उसको हॉरिजॉन्टल बना देंगे, पावेल्स हो गया, ठीक है। बाइबल हेड में तो बाइबल हेड में क्या क्या होगा, मैकमरे होगा, एक पावेल्स होगा। 65 साल से उम्र का व्यक्ति ज़्यादा है तो रिप्लेसमेंट हम लोग करेंगे, रिप्लेस कर देंगे हेड को ही। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, एक हेमी ऑर्थोप्लास्टी कर सकते हैं, एक टोटल ऑर्थोप्लास्टी कर सकते हैं। हेमी ऑर्थोप्लास्टी में क्या है, ऑस्टिन मूर थॉम्सन, हम लोग ऑस्टिन मूर लगा सकते हैं, थॉम्सन लगा सकते हैं, बाइपोलर प्रोस्थेसिस लगा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग प्रोस्थेसिस का यूज़ करते हैं। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हेमी ऑर्थोप्लास्टी में क्या करेंगे कि हम लोग ऑस्टिन मूर लगा सकते हैं, थॉम्सन लगाते हैं, बाइपोलर कर सकते हैं, ठीक है ना। और टोटल ऑर्थोप्लास्टी कब करेंगे हम लोग कि प्रीवियसली एबनॉर्मल हिप है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है बंदे को, तो हम लोग उसमें टोटल ऑर्थोप्लास्टी कर सकते हैं। हेमी ऑर्थोप्लास्टी में प्रोस्थेसिस लगा देंगे, टोटल ऑर्थोप्लास्टी तो पूरा निकाल के हटा देंगे मतलब, और फिर ऑर्थोप्लास्ट कर देंगे उसको, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी नेक और फीमर फ्रैक्चर के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।